अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अनम आमिर आज आपको फिर आपकी सेहत की बात डॉक्टर ईसा लैब के साथ में वेलकम कहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर ईसा लैब इज़ नॉट जस्ट ए लैब बट वी हैव आवर अलाइड सर्विसेज। We are the first one to start the chain of the physiotherapy and dentistry at our panel। तो जैसे ही हम लोगों ने पहले अपनी 2 एपिसोड्स जनरल हेल्थ टॉपिक के ऊपर की, तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बहुत काबिल डेंटिस्ट को अपने इस प्रोग्राम पे बुलाएं और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड भी किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करें। तो आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान को। ही इज़ BDS फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी एंड ऑर्थो सी इम्प्लांट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। और इनके अपने 2 क्लिनिक्स हैं, एक गुलशन के अंदर है और एक नाजमाबाद के अंदर है। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहसिन, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आई वांट टू आस्क कि आपको हमारा सेटअप कैसा लगा? माशाल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ईसा लैबोरेटरी एंड बहुत अच्छा और वेल मेंटेन सेटअप लगा। इट्स रियली नाइस टू सी कि आप लोग इतनी अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। दैट्स रियली अप्रिशिएट। चलें, क्योंकि आपको पता है नाज़रीन कि हमारे पास जो टाइम होता है वो बहुत कन्फाइंड होता है। सो लेट्स स्टार्ट, ताकि हम लोग डॉक्टर मोहसिन से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों तक ट्रांसफ़र करें। और आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जब भी हमारी एपिसोड देखते हैं तो आप लोग अपने वो क्वेश्चन और क्वेरीज हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम डॉक्टर मोहसिन से उसका बेस्टेस्ट पॉसिबल आंसर लेके आप तक पहुँचाएँगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि किस एज के अंदर जो होता है ऑर्थो ट्रीटमेंट जो होता है, जिसका मतलब होता है कि फासले से दांत जो होते हैं या टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनको ठीक करवाना बेहतर है। बल्कि आप ऑर्थोडोंटिक्स को पहले तो एक्सप्लेन करते हैं ठीक है। ऑर्थो ट्रीटमेंट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि ऑर्थो बेसिकली क्या होती है। ऑर्थो इज अ ट्रीटमेंट जिसके अंदर नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, मेल अलाइंड होते हैं, क्राउडेड होते हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती है, फासले होते हैं, तो या वो दांत इम्पेक्टेड है। तो इस इसको ठीक करना, करेक्ट करना ऑर्थो ट्रीटमेंट कहलाता है। और अगर हम बात करें कि किस एज ग्रुप के ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि जिसमें आइडियल रहता है ऑर्थो ट्रीटमेंट, तो ये बेसिकली वो एज होती है जिसमें एक बच्चा ग्रो करता है। लाइक 11 to 12 ईयर्स इज आइडियल एज। तो ये एक आइडियल एज होती है ऑर्थो ट्रीटमेंट की, जिसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग भी एज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस, क्योंकि एक लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें आपको इस एज में करने का फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना होता। तो ये एक 12 to 13, 12 to 11 इज आइडियल एज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, कि मतलब किसी भी अगर बच्चे के जो दांत है टेढ़े मेढ़े या दरमियान में फासले हैं, तो 12-13 एज स्पैन इज द बेस्टेस्ट टाइम जहाँ पे आप अपने जो भी फिक्सेशन करवानी है, जो भी दैट्स आइडियल एज। और अगर आप इससे पहले जाते हैं, इसके बाद में आते हैं, तो पहले पेशेंट कंप्लाइंट नहीं होता। ठीक है, सही है कि अगर पेशेंट 8-9 साल का है तो नॉर्मली दे आर नॉट कंप्लाइंट इनफ, दे आर नॉट they will not actually go through proper treatment। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब 11-12 साल का बच्चा आता है, तो उसकी बोन ग्रोथ भी हो रही होती है और वो ही मैच्योर इनफ कि वो सेंसिबल होता है कि कैसे उसको आपने लेके चलना। ठीक हो गया। अच्छा, कितनी टाइप्स के डॉक्टर मोहसिन ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट्स होते हैं? ऑर्थो ट्रीटमेंट्स हमारे पास आते हैं बेसिकली आजकल जो एक हैं 2 ट्रीटमेंट मोस्टली हम करते हैं और जो इफेक्टिव भी होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ऑर्थो ब्रेसेस के थ्रू, जिसके अंदर आपके पास निकल टाइटेनियम के ब्रेसेस आते हैं और सेरेमिक ब्रेसेस आते हैं, और उसके अलावा इनविजिलाइनर्स आते हैं। इनविजिलाइनर्स आजकल इसलिए भी इन है कि दे आर मोर एस्थेटिक, लाइक पीपल प्रेफर देम क्योंकि वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं लगते। बट द थिंग इज़ दैट कि जो इनविजिलाइनर्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग एक लॉन्ग होती है, उसमें जो इफेक्टिवनेस होती है उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेसेस, ऑर्थो ब्रेसेस। इनविजिबल लाइनर्स का फायदा ये होता है कि नजर नहीं आते, इनविजिबल होते हैं, बट दे हैव सर्टेन लिमिट्स। अच्छा, ठीक है। तो वो सारी ऑर्थो, हर तरीके की ऑर्थो ट्रीटमेंट आप इनविजिलाइनर्स के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक हो गया। बट व्हेन वी कंपेयर टू निकल टाइटेनियम ब्रैकेटिंग, दे आर नॉट आई प्लीजिंग, बट इनकी ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है। हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था कि ये इनविजिबल अलाइनर्स नहीं थे, तो सबने वो जो स्टील टाइप के जो ब्रेसेस होते हैं फिक्स लगाए थे, बच्चे बहुत शौक से उसके ऊपर डिफरेंट बैंड्स भी लगवाते थे, कभी रेड कलर का, कभी ग्रीन कलर का। ठीक है, मतलब ये एक नई एडवांसमेंट है इनविजिबल अलाइनर्स की, बट इसकी अपनी सर्टेन लिमिटेशंस है। लेकिन फिर भी अगर बात हम दोनों में से कंपेयर करें, तो आप बता रहे हो कि ये जो आई विल कंपेयर दोनों को, तो आई विल सजेस्ट और मेरी प्रेफरेंस भी रहती है कि हम निकल टाइटेनियम पे जाएं, क्योंकि इसमें पेशेंट की जो ट्रीटमेंट टाइमिंग है वो हम कम से कम कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया।
अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत निकलवाना या उसके बगैर क्या ऑर्थो ट्रीटमेंट जो है हो सकता है, या उसमें ज़रूरी होता है कि आप दांत निकलवाओ? देखें, अगर हमारे पास पेशेंट आता है, कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी आर्ट्स के अंदर कितनी स्पेस डिस्क्रिपेंसी है, मतलब उसके दांत और उसकी जो बोन है उसके बीच में स्पेस कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ठीक है। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत लेकर आता है, ठीक है। उसके दांतों में क्राउडिंग बहुत है और जॉ छोटा है, ग्रोथ इतनी प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे में हमें एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है, मतलब दांत निकलवाना पड़ता है, उसके अलावा नहीं होता। बट अगर कोई पेशेंट आता है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा क्राउडिंग या टेढ़े मेढ़े दांत नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं कि IPR, इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन के थ्रू दांतों को अलाइन करते हैं और उसको प्रॉपर एक जो होना चाहिए आइडियल लुक वो दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें पेशेंट की चॉइस नहीं होती, जैसे कुछ लोग डरते हैं दांत निकलवाने में, तो अगर उसका जबड़ा जो आप कह रहे हो उसमें स्पेस ही इतनी ज़्यादा नहीं है और टूथ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो दांत निकलवाए बगैर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। हाँ, देखें, अगर पेशेंट का जॉ छोटा है, ठीक है साइज में, ठीक है, और क्राउडिंग इतनी ज़्यादा लिमिट पे है कि अगर आप उसको बिना एक्सट्रैक्शन के करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, टाइम वेस्टिंग, तो फिर हम पेशेंट को मशवरा यही देते हैं कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करवाएं ताकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। सही हो। अगर आप इसको एक्सट्रैक्शन पे नहीं जाते, कहते हैं डॉक्टर साहब जितने सीधे हो सकते हैं आप कर दें, तो फिर एक सर्टेन लिमिट तक हम सीधे कर देते हैं, बट वो जो आइडियल लुक होती है पेशेंट की स्माइल की वो नहीं आ पाती। ठीक है, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इम्पैक्टेड कैनाइंस जो है वो ये मतलब क्या करते हैं, या ये क्या होता क्या है, अक्सर बेशतर पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर हमारे दांत नहीं आए, दांत नहीं आए। अच्छा। ये देखें आप, हमारे सारे दांत आ चुके हैं, वी आर ग्रोन अप 18-19, बट हमारे जो ये साइडों के 2 दांत होते हैं ये खाली जगह है, व्हाई इट इज। अच्छा, ये जो कैनाइंस होते हैं, अच्छा ये सिर्फ कैनाइन के साथ नहीं होता, ये सेंट्रल इंसाइजर्स के साथ भी होता है। ठीक है। इफ आई से कि सेंट्रल इंसाइजर्स के साथ ज़्यादा होता है, तो लेटरल इंसाइजर कहती है कि मोस्टली जो हमने देखा है कि पेशेंट्स के लेटरल इंसाइजर्स मिसिंग होते हैं। जी। वो क्यों मिसिंग होते हैं कि जब आपके सारे दांत एरप्ट होने लगते हैं तो लेटरल इंसाइजर्स को स्पेस नहीं मिलता, ठीक है, एरप्ट होने का, तो वो ऊपर इम्पैक्टेड रह जाते हैं बोन के अंदर। ठीक है। सेम गोज फॉर कैनाइन, ठीक है। ऐसे में इनके रीजंस क्या होते हैं कि आपकी जॉ प्रॉपर ग्रोथ नहीं, ठीक है। सेकंड ये कि आपके जो डेसिडुस होता है वो अपने टाइम पे एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है। अक्सर माँ बाप होते हैं ना, ये मैं माँ बाप के लिए लाजमी कहूँगा कि वो एक ये ओल्ड थिंकिंग है कि दांत खुद ही गिरेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट इन एवरी केस। अगर आप बच्चे को देख रहे हैं इसका दांत अपने टाइम पे नहीं गिर रहा, वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे दर्द होता है बट ये गिर नहीं रहा, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर और आप उसको उस टाइम पे एक्सट्रैक्ट करें। मतलब वो जो मिल्क टीथ होते हैं बच्चों के खुद ब खुद निकल आते हैं बाहर, लेकिन कुछ लोगों के अक्सर हम लोगों ने बच्चों में ये प्रॉब्लम देखा है कि जो मिल्क टीथ है वो निकल नहीं सही से पा रहे, तो लोग उसको मतलब इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, निकल आएंगे आराम से। तो डॉक्टर मोहसिन से एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि वो सब तमाम वालिदैन जो कि हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके वो बच्चे जिनके मिल्क टीथ जो खुद से एक्सट्रैक्ट नहीं हुए, बाहर नहीं निकले, तो आपको लाजमी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द मतलब नॉर्मल थिंग। ये ऐसा नहीं है कि दांत जो है वो खुद ही निकल आएंगे, उनका एक टाइम पीरियड है, अगर वो टाइम पीरियड उनका पूरा हो चुका है फिर भी आपको फील हो रहा है कि दांत नहीं निकले, तो आप डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करें। अच्छा, अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इम्प्लांट्स जो होते हैं किस एज के पेशेंट जो है वो लगवा सकता है, और क्या इसके अंदर देखना पड़ता है कि इम्प्लांट का कोई एज ग्रुप है या कोई सिस्टेमिक कंडीशंस है बॉडी के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी मसले चल रहे हैं कि इम्प्लांट अभी लगवाओ और अभी नहीं लगवाओ? सही। इम्प्लांट के पास जब हमारे पेशेंट्स आते हैं तो नॉर्मली दे आर नॉट यंगस्टर्स, ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन जो होती है वो आपकी यंग एज में बहुत रेयर होती है। नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं जो अबव 40 होते हैं और 40 साल से ज़्यादा मेनली ऐसे आते हैं। अगर इम्प्लांट लगवाने की हम बात करें तो आप किसी भी एज ग्रुप में लगवा सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आप बहुत यंग ना हो, ठीक है। टीनेजर्स के अंदर नॉर्मली हम लगा देते हैं, बट अगर आप 13-14 साल के हैं तो वो विल वेट, एक बोन ग्रोथ हो जाए, मेच्योरेशन हो जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओल्ड पेशेंट्स की, दे आर 50+ या वो जो डायबिटिक हैं, तो बेसिकली उनके लिए बहुत इशू हो जाता है। उनकी हमेशा प्राइम चॉइस होती है कि हम इम्प्लांट पे जाएं, दे ऑलवेज इंसिस्ट अस कि डॉक्टर साहब इम्प्लांट लगा दें, बट द थिंग इज दैट हमें ये देखना होता है कि इसकी जो पेशेंट की हमारी एक सिस्टमिक कंडीशन है वो इसको बैक करेगी,
ठीक है। वरना बाज़ औक़ात ये होता है हम इम्प्लांट लगा देते हैं, शुगर के पेशेंट्स को शुगर कंट्रोल भी करवा देते हैं, बट क्योंकि वो अपनी एक हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाते, उनकी कैल्शियम, उनका विटामिन डी बैलेंस नहीं होता, तो इम्प्लांट आगे चल के 2 to 3 ईयर्स में फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, सही तो इसके लिए एज ग्रुप का जितना इम्पोर्टेंस है उतनी ही इम्पोर्टेंस उसकी सिस्टमिक कंडीशन की भी होती है कि कोई अंडरलाइंग डिजीज ना हो, Yeah. स्पेशली जैसे डायबिटीज अगर है। आपको एक डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो गई, बोनी डिजीजेज हो गई, तो ऐसे में हड्डियों का कोई मसला हाँ। हो गया। हाँ, दैट्स वेरी मतलब लाइक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वो सब लोग जो कि इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं, मतलब दांत जो है वो लगवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई दांत मिस हो गया है या आपका दांत निकल गया है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो सब लोग एज ग्रुप भी एक तो होता है कि थोड़ा सा आप ज़रा बड़ी एज के अंदर लगवाएं, और दूसरी बात ये कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आपको कोई एलिमेंट, कोई डिजीज़, कोई मसला चल रहा है सिस्टमिकली जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है, और कोई हड्डियों का मसला है, ओस्टियोपोरोसिस जो कि जिसमें हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, या ऑस्टियोपीनिया, या कोई भी इस तरह का मसला है बॉडी के अंदर चल रहा है, तो उसको भी आप साथ साथ पहले ज़रूर ट्रीट करवाएं। जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिस्म के अंदर कोई भी मसला चल रहा हो तो उसके साथ कोई और एक और मसला हो जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए एग्रेसिव जो होता है वो साबित होते हैं। तो इसीलिए इम्प्लांट के लिए दूसरी डिजीज ठीक करना चाहिए। बेसिकली जब हम किसी पेशेंट की कोई भी ट्रीटमेंट करें, इट्स नॉट अबाउट जस्ट इम्प्लांट, तो हम ये देखते हैं कि उसका प्रोग्नोसिस रेट क्या होगा। ठीक है, सही हो गया। प्रोग्नोसिस रेट अगर आपका अच्छा है, मींस कि आप अगर एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन चल सकती है, तो फिर आप उस ट्रीटमेंट को करें, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थी। ठीक है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फुल माउथ रिहैबिलिटेशन, जिसको बत्तीसी लगवाना भी कहते हैं, ये क्या होता है और किस किस तरह से इसको कर सकते हैं? हाँ, बत्तीसी लगवाना अगर एक लेमन टर्म में हम बात करें तो वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो एजेड हो चुके हैं और उनके मुंह में 2-4 दांत हैं ना, वो भी नहीं है। ठीक है। ऐसे में अगर आप किसी को फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके जाते हैं तो वी हैव सर्टेन ऑप्शंस, जिसके अंदर आप उनको एक कंप्लीट डेंचर, जिसको बत्तीसी कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। और अगर एडवांस की बात करें तो आप उनकी बोन ऑगमेंटेशन करके उन पे इम्प्लांट्स भी दे सकते हैं। ठीक है। बट दैट्स अ मल्टी इम्प्लांट केस, लाइक सिंगल या 2 इम्प्लांट नहीं, 4 to 6 इम्प्लांट्स ईच आर्च में लगते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेसिकली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको जब हम फुल माउथ रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो वो दे ऑलवेज आस्क कि टाइम कितना लगेगा। मतलब आप एक साथ नहीं सारे दांत लगा सकते हो, बिल्कुल। एक साइड पे या एक आर्च में 3 से 4 दांत लगाते हैं। कि जब पेशेंट आया उसको इम्प्लांट करवा के रिहैब फुल माउथ करवानी है, तो हम अगर 4 इम्प्लांट नीचे दे रहे हैं मैंडिबल के अंदर, तो इट्स लाइक कि इम्प्लांट 4 लगेंगे, फिर उसको हील अप होना है, तो इट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स प्रोसेस। ओह अच्छा, ठीक हो गया। हील अप होता है फिर अबटमेंट, तो इट टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक कि एक हफ्ते में या 15 डेज में हो जाएगा। तो ये पेशेंट जो है ना माइंड बना के नॉर्मली आ रहे होते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब ये 15 to 20 डेज के अंदर हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। हमें इसको एक प्रॉपर टाइम, बोन हील अप जो होती है ना, उसको टाइम देना होता है। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन क्या होता है और नॉर्मली ये किन दांतों के अंदर जो है इसमें परफॉर्म किया जा सकता है? हाँ, नॉर्मली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं कि आपकी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होगी, तो नॉर्मली ये उन दांतों में की जाती है जो कि इम्पैक्टेड हो, लाइक विजडम्स, बेसिकली जो अक्ल दाढ़ी से हम कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हमारे जो मैंडिबल है वो एज कम्पेयर टू आवर एंसेस्टर छोटा होता जा रहा है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जॉ में इतनी स्पेस नहीं होता कि एज जो है हमारा अकल दाढ़ वो प्रॉपर एरप्ट कर सके। ठीक है। तो वो इम्पैक्टेड रह जाता है, बोन के अंदर रह जाता है, बाज़ औक़ात हाफ बोन में होता है, हाफ आपकी ऑक्लूजली शो हो रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, आपको पेरिटोनाइटिस वगैरह हो जाता है, आपके जो है गम्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो जिंजिवल मार्जिन्स हैं वो सारे इन्फेक्शन में आ जाते हैं। फिर ऐसे में हम अपर्कुलेक्टमी करते हैं। ठीक है। अपर्कुलेक्टमी के अंदर हम जिंजिवा रिमूव कर देते हैं। ऐसे में फिर पेशेंट बाज़ औक़ात एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, कोई उनको सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके मतलब ये जो है अकल दाढ़े जो है अंदर ही रहें लेकिन उनको कोई भी इशू वगैरह नहीं? दैट्स फाइन, बट नहीं, मैं आपसे पूछूं क्या ऐसे केसेस होते हैं? हाँ, हमारे पास सर्टेन ऐसे केसेस आते हैं कि जब हम उनका ओबीजी करवाते हैं तो पेशेंट की जो पीछे हम देखते हैं तो उनकी अकल दाढ़ें नहीं होती हैं ऑक्लूजली, वो इम्पैक्टेड होती हैं बोन के अंदर। ठीक है। बट ऐसे में इशू क्या होता है, पेशेंट शिकायत करते हैं, डॉक्टर मेरा पहले मुंह पूरा खुलता था, लाइक आई यूज्ड टू ईट प्रॉपरली, बट एज अ मेरी एज बढ़ रही है तो मेरे मुंह कम खुलने लगा है। ठीक हो गया।
इम्पैक्टेड एट की वजह से भी होता है। सही हो गया। तो फिर अगर हम ऐसे में एक्सट्रैक्शन पे जाते हैं एट की, तो सर्टेन चांसेस होते हैं कि पेशेंट अपने वापस नॉर्मल जो उसका मुंह खुलता है उस पर आ जाए। ठीक हो गया, सही हो गया। और चीरा की जो बात होती है, चीरे का अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो क्या होता है, जब दांत आपके ऑक्लूजरी यानी कि विजिबल नहीं होता तो हम चीरा लगा के जो जिंजिवा होता है उसको हटाते हैं, ठीक है। फिर बोन ड्रिल करते हैं, फिर दांत को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये एक बेसिकली चीरा लगाना हम इसे कहते हैं। ठीक फिर है। स्टिचेस वापस करके उसको पैक कर देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन, आपने इतनी जज़ाकल्लाह। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को पास की, ऑर्थो ट्रीटमेंट को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन Thank किया, डिफरेंट एज ग्रुप से रिलेटेड जो बातें थी रिगार्डिंग ऑर्थो ट्रीटमेंट वो आपने एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तो इसी के साथ आज का हम अपना ये प्रोग्राम जो है, आज के एपिसोड इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके पास दोबारा किसी नए डॉक्टर के साथ आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। सो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें एज सुन एज पॉसिबल सेंड करें। हम इंशाल्लाह डॉक्टर मोहसिन से पूरी ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर्स लेके दें। सो डॉक्टर मोहसिन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।